पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड से करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, वो करंट जाएगी आपकी इंडक्टर से होके जाएगी, इंडक्टर से होके जाएगी, तो इंडक्टर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट कम होगी, करंट कम होगी तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कमी आएगी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कमी आएगी। और जो डायरेक्ट ये आपका इंडक्टर होता है, इंडक्टर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है, कमी होती है, उस कमी का विरोध करता है, उस कमी का विरोध, यानी इंडक्टर परिवर्तनों का विरोध करता है। परिवर्तन ज़्यादा हो उसका भी विरोध करेगा, परिवर्तन कम हो उसका भी विरोध करेगा, तो परिवर्तनों का विरोध करेगा। अब ये होता है 2πf L, एफ का मान डीसी के लिए 0 होता है, तो कोई भी प्रतिबाधा का मान 0 होगा, और एसी के लिए एफ का मान होता है तो प्रतिबाधा का मान ज़्यादा होगा। तो एसी के लिए जो भी परिवर्तन होगा उन परिवर्तनों का इंडक्टर विरोध करेगा। तो एसी के कंपोनेंट्स हैं पल्सेटिंग में, उसका विरोध करेगा, और जो आपकी करंट आएगी उस करंट को फिक्स कर देगा। तो इसमें लिखो, जो इंडक्टर है, इंडक्टर अपने अंदर परिवर्तनों का विरोध करता है, यानी धारा कम होगी ज़्यादा होगी तो कम ज़्यादा का जो परिवर्तन है उसका विरोध करेगा। इसमें लिखो, सबसे पहले इंडक्टर के बारे में लिख लेते हैं। लिखो, इंडक्टर का मूलभूत गुण यह है कि इंडक्टर का मूलभूत गुण यह है कि वह अपने अंदर बहने वाली धाराओं में परिवर्तन का विरोध करता है। वह अपने अंदर बहने वाली धाराओं में परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। इंडक्टर का मूलभूत गुण यह है कि वह अपने अंदर बहने वाली धाराओं में परिवर्तन का विरोध करता है। ये हो गया, ये तो गुण हो गया। अब इंडक्टर कैसे जुड़ा है? इंडक्टर सर्किट में लोड रेसिस्टेंस के सीरीज में जुड़ा है। तो इंडक्टर परिपथ में लोड रेसिस्टेंस के पैरेलल में, सीरीज में, लोड रेसिस्टेंस के सीरीज में जुड़ा होता है। लोड रेसिस्टेंस के सीरीज में इंडक्टर को परिपथ में लोड रेसिस्टेंस के सीरीज में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, लगाया जाता है। इंडक्टर देखो, सर्किट है, सर्किट में लोड रेसिस्टेंस इसके साथ सीरीज में लगाया हुआ है। सीरीज में इंडक्टर होता है सीरीज में, कैपेसिटर होता है पैरेलल में। जो आपका शंट कैपेसिटर फिल्टर है उसमें कैपेसिटर पैरेलल में, और जो आपका सीरीज इंडक्टर है वो आरएल के साथ सीरीज में। तो इंडक्टर को परिपथ में लोड रेसिस्टेंस के साथ या लोड रेसिस्टेंस के सीरीज में लगाया जाता है, लोड रेसिस्टेंस के सीरीज में। अब जो यहाँ पर जो करंट आएगी, मान लो फिल्टर लगाया हुआ नहीं है,
तो यहाँ पर जो करंट आती है वो करंट कैसी होती है, पल्सेटिंग वोल्टेज होती है या पल्सेटिंग करंट होती है। इस पल्सेटिंग करंट में डीसी कंपोनेंट भी होता है, एसी कंपोनेंट भी होता है। तो लिखो इसमें रेक्टिफायर की आउटपुट करंट में डायरेक्ट करंट व अल्टरनेटिंग करंट दोनों कंपोनेंट होते हैं। डायरेक्ट करंट व अल्टरनेटिंग करंट दोनों कंपोनेंट होते हैं। दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। रेक्टिफायर की आउटपुट पल्सेटिंग करंट कर लो इसको, आउटपुट पल्सेटिंग करंट में पल्सेटिंग ही तो होती है, तो आउटपुट पल्सेटिंग करंट में डायरेक्ट करंट व अल्टरनेटिंग करंट दोनों कंपोनेंट होते हैं। जब आउटपुट पल्सेटिंग करंट में आईडीसी का मान ज़्यादा होता है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो लिखो जब आउटपुट पल्सेटिंग करंट में आईडीसी का मान ज़्यादा होता है, आईडीसी का मान ज़्यादा कब, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। कोष्टक में लिख लो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। जब आउटपुट पल्सेटिंग करंट में आईडीसी का मान ज़्यादा होता है, का मान ज़्यादा होता है, तो यानी जो आपकी आउटपुट पल्सेटिंग करंट है इसमें आईडीसी का मान ज़्यादा होता है, तो इंडक्टर में जो धारा है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो इंडक्टर में धारा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, तथा जब धारा का मान कम होता है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तथा जब धारा का मान कम होता है, धारा का मान तथा जब धारा का मान कम होता है, धारा का मान कम यानी नेगेटिव हाफ साइकिल, कम होता है, तो इंडक्टर पर स्वप्रेरण द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल, स्वप्रेरण द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, बल उत्पन्न हो जाता है। इंडक्टर पर क्या आ गया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। अब यह विद्युत वाहक बल जो परिवर्तन होता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। यह विद्युत वाहक बल
यह है विद्युत वाहक बल इंडक्टर में धारा परिवर्तन का विरोध करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल, यह विद्युत वाहक बल इंडक्टर में धारा परिवर्तन का विरोध करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है या धारा के घटने का विरोध करता है। धारा परिवर्तन यहां लिख लेना, धारा के घटने का, धारा परिवर्तन का विरोध करता है, क्योंकि धारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मैक्सिमम हो गई, तो जो इंडक्टर है, इंडक्टर में धारा एनर्जी के रूप में संचित हो गई। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए धारा कम हो रही है, करंट कम हो रही है, तो स्व प्रेरण के द्वारा इंडक्टर पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब ये विद्युत वाहक बल क्या करेगा, जो करंट कम हो रही है, इंडक्टर के अंदर जो करंट कम हो रही है उसका विरोध करेगा, धारा के घटने का विरोध करता है। अब लिखो डीसी करंट, जो आपकी डायरेक्ट करंट होती है, डीसी करंट के लिए एफ का मान 0 होता है, एफ का मान 0 होता है। अब एफ का मान 0 हो गया तो इंडक्टर की प्रतिबाधा, इंडक्टर की प्रतिबाधा होती है 2 पाई एफ एल, 2 पाई ओमेगा एल, ओमेगा 2 पाई एफ। तो एफ डीसी करंट के लिए एफ का मान 0, तो प्रतिबाधा का मान 0। तो लिखो डीसी करंट के लिए, डीसी करंट के लिए, डीसी करंट के लिए एफ का मान 0 होने के कारण, डीसी करंट के लिए एफ का मान 0 होने के कारण, डीसी करंट के लिए एफ इज इक्वल टू 0 होने के कारण इंडक्टर की इम्पीडेंस, इंडक्टर की प्रतिबाधा होने के कारण इंडक्टर की इम्पीडेंस कितनी होती है, 2 पाई एफ एल, या इसको लिख लूँ ओमेगा एल। डीसी करंट के लिए एफ इज इक्वल टू 0 होने के कारण इंडक्टर की इम्पीडेंस 0 होती है। एफ का मान 0 हो गया तो ओमेगा एल 0 हो गया, तो इम्पीडेंस 0 हो गई, होने के कारण इंडक्टर की इम्पीडेंस 0 होती है, 0 होती है। ये तो हो गया डीसी करंट के लिए। अब एसी करंट में फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होता है, तो एसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होने के कारण इंडक्टर की इम्पीडेंस ज़्यादा होती है। लिखो एसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होने के कारण, फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होने के कारण जीरो होती है। एसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होने के कारण इंडक्टर की इम्पीडेंस, इंडक्टर की इम्पीडेंस बहुत अधिक होती है। एफ का मान ज़्यादा है तो ओमेगा एल अधिक होगा, ओमेगा एल अधिक होगा। ओमेगा एल अधिक होगा। अब ओमेगा एल अधिक होगा तो फिल्टर लगा हुआ है, ओमेगा एल ज़्यादा हो गया तो जो एसी कंपोनेंट्स हैं, एसी कंपोनेंट्स फिल्टर में से नहीं जा पाएंगे, अतः फिल्टर जो होगा वो एसी पार्टों को ही जाने देगा, यानी
फिल्टर एल है, उस फिल्टर एल से जो पल्सेटिंग है, पल्सेटिंग यानी जो एसी कंपोनेंट्स हैं करंट के अंदर, वो पल्सेटिंग दूर हो जाएगी। अतः इंडक्टर लगाने पर और पल्सेटिंग दूर हो जाएगी, पल्सेटिंग दूर हो जाएगी तथा लोड रेसिस्टेंस पर केवल डायरेक्ट करंट मिलेगी। लोड रेसिस्टेंस पर केवल डायरेक्ट करंट यानी शुद्ध डीसी करंट मिलेगी। रेसिस्टेंस पर डीसी करंट प्राप्त होगा, डीसी करंट प्राप्त होगा, जो पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन और वैल्यू समय के साथ कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी। तो ये लिख लो, ये थ्योरी है। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोबारा से देखो, यह है अपना इंडक्टर। इंडक्टर का मूलभूत गुण है कि वह अपने अंदर धारा परिवर्तनों का विरोध करता है। धारा कम ज़्यादा होती है उसका विरोध करता है। इंडक्टर को लोड रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी सर्किट में जो लोड रेसिस्टेंस है उस लोड के साथ इंडक्टर को सीरीज में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर इसको नहीं लगाएं तो जो करंट मिलती है रेक्टिफायर में, जो करंट मिलती है वो करंट पल्सेटिंग होती है, यानी आउटपुट पल्सेटिंग करंट प्राप्त होती है रेक्टिफायर में। उस आउटपुट पल्सेटिंग करंट में दो कंपोनेंट होते हैं, एसी कंपोनेंट्स और डीसी कंपोनेंट्स। एसी कंपोनेंट्स और डीसी कंपोनेंट। जब डायोड में से करंट फ्लो होती है, तो करंट का मान मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम करंट के लिए जो इंडक्टर है वो इंडक्टर यानी जो मैक्सिमम करंट है वो इंडक्टर में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो इंडक्टर है, इंडक्टर में स्वप्रेरण के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। वो विद्युत वाहक बल क्या करेगा, इंडक्टर के अंदर जो करंट कम होती है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, उस करंट के कम होने का विरोध करेगा। यानी यहां पर जो है ये है अपने पास ये, तो यहां पर जो करंट है कम ज़्यादा हो रही है तो इस कमी और ज़्यादा का विरोध करेगा। तो अपने पास ये ग्राफ आएगा, उसको कम ज़्यादा का विरोध करेगा। और डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है, इसलिए डीसी करंट के लिए जो इसकी इंडक्टर की इम्पीडेंस है वो 0 हो जाएगी। एसी के लिए, एसी में फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होता है, तो एसी के लिए ये इम्पीडेंस उत्पन्न कर देगा, इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब लिखो, अपने पास जो फुल वेव रेक्टिफायर आया था, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए
आउटपुट जो पल्सेटिंग वोल्टेज आई थी उस पल्सेटिंग वोल्टेज का मान लिखो। लिखो FWR में या FWR से प्राप्त आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज, आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज, FWR से प्राप्त आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज, इसका मान होता है V इज इक्वल टू 2EM अपॉन पाई, 2EM अपॉन पाई माइनस 4EM अपॉन 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी माइनस 4EM अपॉन 15 पाई कोस 4 ओमेगा टी माइनस डैश 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 चलती जाएगी, इसका आगे तक होगा। इसको ले लो समीकरण 1, समीकरण 1। यहां पर ये तो क्या है, ये तो है आपकी EDC, ये तो है आपकी EDC, और यहां पर ये देखो कोस कोस, तो ये है आपकी जो आउटपुट वोल्टेज में पल्सेटिंग है, उस पल्सेटिंग में AC का कंपोनेंट, ये है AC कंपोनेंट, AC कंपोनेंट, ये है DC कंपोनेंट, DC कंपोनेंट्स, DC कंपोनेंट्स, AC कंपोनेंट्स। अब यहां से EDC का मान कितना हो जाएगा, यानी जो लोड है, जो लोड है, इस लोड पर डायरेक्ट करंट आ जाएगी आपकी। DC कंपोनेंट्स कितना है 2EM अपॉन पाई, तो EDC का मान कितना आ गया, EDC का मान आ गया अपना 2EM अपॉन पाई, ये आ गया EDC का मान। अब करंट कितनी हो जाएगी, ये तो आ गया EDC का मान। अब IDC का मान, IDC यानी अपने पास ये आ गया EDC का मान फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। यहां पर इस जो लोड रेसिस्टेंस है, इस लोड रेसिस्टेंस पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, उसका मान आ गया। अब I का मान क्या आ जाएगा, V क्या होता है, V इक्वल टू IR, I कितना हो जाएगा V अपॉन R, V का मान अपने पास है ही, तो IDC, V का मान अपने पास है EDC, R का मान RL, तो करंट। लोड रेसिस्टेंस में प्रवाहित डायरेक्ट करंट कितनी आ जाएगी, IDC इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR से V अपॉन R, तो 2EM अपॉन पाई RL। ये तो आ गया IDC और EDC, IDC और EDC। अब जो फिल्टर है, उस फिल्टर की जो इम्पीडेंस होती है, वो इम्पीडेंस लोड रेसिस्टेंस से बहुत अधिक होती है, यानी फिल्टर की इम्पीडेंस ओमेगा L वो बहुत अधिक होता है RL से।
ओमेगा एल आर एल से बहुत अधिक होता है। तो अगर ये होगा ओमेगा एल यानी इंडक्टर इम्पीडेंस, इंडक्टर इम्पीडेंस ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल बहुत अधिक होता है लोड रेसिस्टेंस से। अब ये बहुत अधिक होने के कारण क्या होगा, जो इक्वेशन 1 है इसमें 2 ही पद प्रभावी होंगे, इसमें 2 ही पद प्रभावी होंगे, 2 ही पद प्रभावी होंगे। तो एक पद आ जाएगा आपका डीसी कंपोनेंट का, एक आ जाएगा एसी कंपोनेंट्स का, और उसका भी शिखर मान तो √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। शिखर मान के लिए ये √2, तो इसमें लिखो ओमेगा एल आर एल यानी इंडक्टर इम्पीडेंस का मान लोड रेसिस्टेंस से अधिक होने पर समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में 2 पद ही प्रभावी होंगे, 2 पद ही प्रभावी होंगे, 2 पद ही प्रभावी होंगे। कौन कौन से, पहला और दूसरा। तो वी नोट क्या आ जाएगा, वी नोट आ जाएगा 2EM/पाई माइनस 4EM/3 पाई कोस 2 ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी। अब ये है आपका ये डीसी कंपोनेंट, ये एसी कंपोनेंट। तो ये है आपका एसी कंपोनेंट, ये है डीसी कंपोनेंट्स। एसी कंपोनेंट्स और डीसी कंपोनेंट्स, यानी ये है आपका ईडीसी, ये तो ईडीसी आ गया, ये ईएसी। अब इसका शिखर मान लेंगे तो वो हो जाएगा ईएसी। यहाँ तक लिखो पहले, तो मैं लिख लेता हूँ अपने पास। एक तो ईडीएस का मान आ गया, ईडीसी का मान, ईडीसी का मान आया 2EM/पाई, 2EM/पाई। एडीसी और आईडीसी, आईडीसी का मान आया 2EM/पाई RL, ये आ गया। लिखो प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान ई डीसी। अब शिखर मान कितना होगा, यहां से शिखर मान कितना होगा, इसका शिखर मान कितना होता है EM/√2। तो ये हो जाएगा आपका √2 और का भाग और लग जाएगा 2EM/3 पाई, ये √2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब ऐसे ही आईडीसी का मान आईएसी है, ये एसी कंपोनेंट आईएसी, आईएसी आ गया। अब सॉरी ईएसी आ गया। अब निकालेंगे आईएसी, अब निकालेंगे आईएसी। अब आईएसी के लिए यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा, आईएसी के लिए आर का मान कितना हो जाएगा, एक तो आर एल और इसका मान भी कुछ होगा, इसका मान भी, क्योंकि डीसी के लिए तो ये 0 हो जाता है। डीसी के लिए 0 क्यों हो जाता है,
ओमेगा एल क्या होता है 2 पाई एफ एल। डीसी के लिए यहाँ पर डीसी के लिए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 0 होती है, डीसी के लिए फ्रिक्वेंसी 0, तो ओमेगा एल 0 हो गया, ओमेगा एल 0 हो गया, तो उसको वहन नहीं मिला, नहीं लिखा। एसी के लिए फ्रिक्वेंसी का मान होता है तो ओमेगा एल 0 नहीं होगा, ओमेगा एल यहाँ पर आर एल की जगह ऐड होगा। तो लिखो इसमें इंडक्टर व लोड रेसिस्टेंस के कारण आर इक्विवेलेंट यानी तुल्यमान के संयोजन के कारण कुल प्रतिबाधा यानी आर का मान हो जाएगा आपका रूट आर एल स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एल स्क्वायर, ये आ गया। आर का मान आ गया। अतः लोड रेसिस्टेंस से प्रवाहित धारा, अतः लोड रेसिस्टेंस से प्रवाहित डीसी एसी करंट, अतः लोड रेसिस्टेंस से प्रवाहित एसी करंट। एसी करंट का मान क्या आ जाएगा, आई एसी ई एसी डॉट आर मान रखो तो ये आएगा आपका 4 ई एम अपॉन 3 पाई रूट 2, यहाँ से ही आ जाएगा। आर का मान है आर एल स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एल स्क्वायर, आर एल स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या था, आर एल का मान कम था, ओमेगा एल का मान ज़्यादा था, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन सॉरी इसका भाग लगेगा ना आर का, तो इसका भी लिख देता हूँ मैं 4 2 ओमेगा एल स्क्वायर। आर एल का मान कम है ओमेगा एल से, तब अपने पास आ जाएगा आई ए सी 4 ई एम 3 पाई रूट 2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 ओमेगा एल, ये 2, इससे ये रूट 2, तो ये आ गया आई ए सी रूट 2 ई एम अपॉन 3 पाई ओमेगा एल, 3 पाई ओमेगा एल, ये आ गया अपने पास आई ए सी। ई डी सी आ गया, आई डी सी आ गया, ई ए सी आ गया, आई ए सी आ गया, ये सारे मान आ गए।
लिखो। अब निकालेंगे रिपल वोल्टेज। अब निकालेंगे रिपल वोल्टेज। करंट से निकाल लेते हैं। रिपल फैक्टर निकाल लेते हैं। रिपल फैक्टर आर हो जाएगा आपका आई ए सी अपॉन आई डी सी। आई ए सी का मान ये रहा √2 ई एम अपॉन 3 पाई ओमेगा एल। ये अपॉन में आ जाएगा आपका 2 ई एम अपॉन पाई आर एल, ये आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं या वाला आपका 2 ई एम अपॉन 3 पाई ओमेगा एल पाई आर एल अपॉन 2 ई एम। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से ये √2 आ गया, ई एम से ई एम कैंसिल आउट, तो अपने पास आ गया आर का मान आ गया। ऊपर तो बचा आपका आर एल, नीचे बचा 3√2 ओमेगा एल। ओमेगा एल इसको और सॉल्व कर लो, जो जाएगा आपका यानी ये जो सीरीज इंडक्टर है उस सीरीज इंडक्टर के लिए रिपल फैक्टर आ गया। सीरीज इंडक्टर है उस सीरीज इंडक्टर के लिए रिपल फैक्टर आ गया। अब देखो, अगर इस सीरीज इंडक्टर फिल्टर में आरएल का मान बढ़ाऊं, यदि यहां पर आरएल का मान बढ़ाऊं, आरएल का मान बढ़ाऊं तो आईडीसी का मान, आरएल का मान बढ़ाऊं तो आईडीसी का मान कम होगा। आरएल का मान बढ़ाऊं तो आईडीसी का मान कम होगा, और इस कारण से रिपल फैक्टर क्या होगा, रिपल फैक्टर भी बढ़ेगा। मैं आर एल का मान बढ़ाऊं यानी लोड रेसिस्टेंस का मान बढ़ाऊं तो आईडीसी का मान कम होगा और रिपल फैक्टर का मान ज़्यादा होगा। और आरएल का मान कम करूं, आरएल का मान कम करूं तो अपोजिट हो जाएगा, आईडीसी का मान ज़्यादा हो जाएगा। आईडीसी का मान ज़्यादा हो जाएगा और आर का मान कम हो जाएगा। या तो इसको ऐसे लिख लो या थ्योरी के रूप में लिख लो। लिखो, इसमें लिखो लोड रेसिस्टेंस का मान बढ़ाने पर दिष्ट धारा का मान कम होता है। दिष्ट धारा का मान कम होता है। लोड रेसिस्टेंस का मान बढ़ाने पर दिष्ट धारा का मान कम होता है। इस कारण
इस कारण रिपल फैक्टर का मान बढ़ता है। इस कारण रिपल फैक्टर का मान बढ़ता है। रिपल फैक्टर का मान बढ़ता है। दूसरा लिखो, इसमें लोड रेसिस्टेंस का मान कम करने पर दिष्ट धारा का मान बढ़ता है। दिष्ट धारा का मान बढ़ता है। इस कारण रिपल फैक्टर का मान कम होता है। इस कारण रिपल फैक्टर का मान कम होता है। यानी जो रिपल फैक्टर है वो रिपल फैक्टर डिपेंड करता है लोड रेसिस्टेंस के मान पर और जो इंडक्टर है उस इंडक्टर की इम्पीडेंस पर, यानी R प्रोपोर्शनल 1/all रिपल फैक्टर प्रोपोर्शनल लोड रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर की इम्पीडेंस पे। इंडक्टर की इम्पीडेंस ओमेगा एल या 2πf_L। ये यहाँ आपका जो सीरीज इंडक्टर था वो सीरीज इंडक्टर कंप्लीट हो गया। सीरीज इंडक्टर कंप्लीट हो गया। उतार लो इसको। दोनों फिल्टर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है आपका एल सेक्शन फिल्टर। उसमें एक इंडक्टर एक कैपेसिटर आएगा। उसके बाद आएगा आपका पाई सेक्शन फिल्टर, उसमें 2 कैपेसिटर और एक इंडक्टर, तीनों आएंगे। तो यहाँ तक लिखूँ। इसका जो तीसरा फिल्टर वो कल देखेंगे।